बातचीत करते हैं अब अजय भाटिया साहब से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भाटिया साहब। सर मेरे पास इन्फोसिस के शेयर हैं 55, ओके 1547 के भाव पे। ठीक है, और कितना तो समय आप दे सकते हैं इसे? सर 6 महीने से 1 साल दे सकता हूँ। 6 महीने से 1 साल के लिए। जैन साहब, इन्फोसिस 1547 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 55 शेयर इनके पास हैं। ये मध्यम अवधि के लिए रख सकते हैं। इसे करना क्या चाहिए? नंबर्स भी कल हैं इसके, अब क्या करें? सर इन्फोसिस में कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाव तो बाउंस बैक में आ सकता है। बट इन्फोसिस जो हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खत्म हो चुकी 1345 पे। अब यहाँ पे बेस बनेगा और फिर धीरे धीरे करके नया ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तो इन्फोसिस जैसे शेयर में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सलाह मान के अगर आप पहले 1700 के आसपास निकल गए होते तो ये डाउन मूव आपको इतनी परेशान नहीं करती, बल्कि सस्ते में लेने का मौका मिल जाता है। नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक सवाल आया है सीएमएस इन्फो को लेकर। शेखर शर्मा साहब के पास 500 रुपए के दाम पे शेयर खरीदे हुए हैं और फर्स्ट सॉल्यूशंस 402 रुपए के दाम पे खरीद रखे हैं। इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए सर, एफएसएल में एक डाउन स्लैंटिंग चैनल है जिसने वीकली स्विंग लो 291 पे स्वीप किया है। तो अगर 1-2 हफ्ते में स्टॉक थोड़ा सा खींच के 370 के ऊपर निकल जाता है तो स्ट्रक्चर रिक्लेम हो जाएगा, 500 रुपए तक की अपमूव मिल जाएगी। तो 1 से 2 हफ्ते समय देना चाहिए और 366-370 का लेवल वॉच करना चाहिए। दोनों में से मतलब दोनों ऑन द टाइम हो जाता है तो स्ट्रक्चर रिक्लेम हो जाएगा। लीना सीएमएस मलो इन्फो जी जी जी। सीएमएस इन्फो में कंप्लीटली साइडवेज मूव दिख रही है मेरे को, यहाँ ना अप मूव दिख रही है ना डाउन मूव दिख रही है। एकदम टाइट रेंज में है, नीचे 417 और ऊपर में 502। इसी रेंज में काफी समय टाइम स्पेंड कर सकता है। लीना मल्होत्रा जी पूछ रही हैं कि शांति गियर और एक्शन कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से किसी में एंटर करना हो तो किस में किया जाए? दोनों स्टॉक में नहीं बनता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है और एक फील्ड ब्रेकआउट भी ले चुका है, तो स्टॉक साइडवेज रह सकता है। रेंज 1100 और 1500 रहेगी। और दूसरा स्टॉक शांति गियर, ये भी क्लाइमेटिक मूव के बाद डाउन मूव ले रहा है। तो दोनों स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों की बाय लिस्ट में नहीं है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही बाय नहीं करना चाहिए। अभिषेक जैन साहब के पास मोरपन लैब है, 89 रुपीज़ के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। फंस गए थोड़ा सा, करें क्या इसमें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करिए। मोरपेन लैब। तो मोरपेन लैब में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है 100 रुपए से। और मेरे को याद है 85 रुपीज से हम बोल रहे हैं कि सेल कीजिए, 55 रुपए आएगा और नीचे 38 रुपए आएगा। अब 55 तो आ गया, 38 2-3 रुपए से रह गया, 42 का लो बना है। पुल बैक में 55.5 तक मिल जाएगा। अगर 55.5 नहीं निकला तो फिर 38 की तरफ दोबारा चलेगा। तो एक बार 55.5 आ रहा है वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। शक्ति यादव साहब का कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट ज़रूर आया आपके लिए कि आपकी बातचीत से उनको और बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत बेनिफिट होता है। सो उनके लिए, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल दीक्षा जी ने पूछा है, इनके पास जेके टायर और वरुण बेवरेजेस, इन दोनों में एंट्री करने की इच्छा रख रही हैं। क्या एंट्री करनी चाहिए? सर वीबीएल 527 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक बार एंट्री ले सकते हैं। 520 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में 592 तक के भाव मिलेंगे, वहां पे रिव्यू करा लीजिएगा। तो स्ट्रक्चर ठीक है जब तक 520 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। जेके टायर नीचे में एक सेलिंग क्लाइमैक्स बना के डबल बॉटम बना के चल रहा है। 330 ये लेवल आपको मिल जाएगा, 330 पे रिव्यू करा लीजिएगा। शंकर सिंह साहब पूछ रहे हैं कि वेल्सपन लिविंग 148 रुपए तक जाएगा क्या? आपसे पहले बात हुई होगी, कहीं टारगेट दिए होंगे आपने। सो क्या वो टारगेट दिख रहे हैं आपको इसमें? तो देखिए लंबा बेस बना था, ब्रेकआउट दिया था 170 पे, 211 तक गया, वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो ये स्टॉक भी गिर के मेजर सपोर्ट 122 के आसपास बॉक्स बना रहा है। इसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। आप कैंडल्स देखेंगे तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स पे है, मोर देन ट्वाइस ऑफ 50-डे मूविंग एवरेज। तो काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। मोमेंटम कब बनेगा? मोमेंटम बनेगा जब ये स्टॉक 144 निकालेगा। अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 144 निकलने के बाद बाई कीजिएगा।
ऊपर में आपको बहुत आराम से पहले फॉल का 50% 160 मिलेगा, और 160 निकलने के बाद ये ऑल टाइम हाई या जो स्विंग हाई बना है 210 का, उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। दीपेश कौंडल साहब पूछ रहे हैं कि निफ्टी में कल के लिए क्या पुट लेके जा सकते हैं 23,400 की। आप क्या राय रख रहे हैं कि कल लास्ट डे भी होगा इस सेशन का, और मतलब आगे फिर वो अर्निंग्स भी हैं विप्रो और इन्फोसिस की और बाकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई की भी, आप क्या राय रखते हो उस पर? तो देखिए, जब तक इस स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड करेंगे कॉल पुट को कि इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, इतना गिर गया और कितना गिरेगा, रिवर्सल प्ले कर लो। रिवर्सल प्ले में कोई भी पैसा नहीं कमाता, कोई भी प्रोफेशनल रिवर्सल प्ले नहीं करता है, वो इनटू द ट्रेंड प्ले करता है। तो ट्रेंड अगर आपके फेवर में है तो उसको प्ले करते जाइए। अभी ट्रेंड क्या है, ऊपर का है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अब शो स्टार्ट होने पे हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है 52,800 का। जैसे रेजिस्टेंस पार हुआ, हमारी टीम ने कॉल बाय दिया। अब देखिए 300 पॉइंट वहां से निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है। तो ट्रेंड में प्ले कीजिए उसको, रिवर्सल को। मतलब अच्छा बड़ा लगता है कि टॉप और बॉटम पे हम पकड़ लें, बट ऐसा होता नहीं है। तो अभी ट्रेंड ऊपर का है तो कॉल में प्ले करने की कोशिश कीजिए, वो भी स्पेसिफिक लोकेशंस पे। ऐसे जनरलाइज उसका सवाल जवाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होती है। तो पुट तो नहीं ही करना है। कॉल अब थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ी देर पहले जब ब्रेकआउट आया था हमारी टीम ने बाय दिया था, तब जरूर कर सकते थे, अब तो लेट हो गया है। नहीं तो आपको क्या जैन साहब मिल जाता है क्या टॉप पे बेचना और बॉटम पे खरीदना? अभी तक तो नहीं मिला सर, अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ उस आदमी को जिसको मिला हो आज तक। एक बहुत पहले केडिया साहब से जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण को मिला था। अब उसके बाद से आज तक तो कोई मिला नहीं जिसको टॉप पे बेचा और बॉटम पे मिल गया हर बार। लेट्स सी। दूसरा मोहम्मद शगुनी को भी मिला था सर। अब मैं आगे क्या ही बोलूँ, लेकिन ये बात सही है कि टॉप पर बेचना और बॉटम पे खरीदना या तो भगवान श्री कृष्ण को मिला था या झूठे को, जो खुद वो कहते हैं केडिया साहब। तो वही बातें ऑलमोस्ट सच होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक रुचिता जी का सवाल और ले लेते हैं, वो लास्ट सवाल रहेगा। ये एसबीआई, एलएनटी, गेल, सिप्ला, रेड्डी, रिलायंस, जियो, हिंडाल्को, कोल इंडिया, इतने सारे शेयरों में आराम से स्टैगर वे में एसआईपी के जरिए शेयर ले रहे हैं, क्या गलत कर रही हैं? कोल इंडिया छोड़ दीजिए, कोल इंडिया को अलग कर दीजिए, वो नहीं सही है। लेकिन बाकी जितने आपने नाम लिए हैं, डॉक्टर रेड्डी शायद थोड़ा सा कम रिटर्न देगा क्योंकि अभी फार्मा में एक आध साल कंसोलिडेशन चल सकता है, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स बहुत बेहतरीन है। नहीं, कोल इंडिया क्यों छुड़वा दिया आपने? कोल इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है सर। कोल इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कोई बड़ा अपमूव देगा। मेरे को मतलब सरकारी कंपनियों में जो पुराने विनर्स हैं, इनमें अगले 2-3 साल बहुत कोई पैसा नहीं बनेगा। वेल्थ डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी में रहेंगे अगर आप लास्ट ईयर जून जुलाई में लिए हैं या अभी भी ले रहे हैं, ये आगे वेल्थ डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी में रहेंगे। नहीं, लेकिन जैन साहब एक बात बताओ, कोल इंडिया 2010 से लेके अब तक, जब से इसका आईपीओ आया तब से लेके आज तक, अपने इशू प्राइस को इसने बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार ही पार किया होगा, लेकिन इसने किसी का भी पैसा डुबाया नहीं क्योंकि डिविडेंड दे दे के इसने अपनी कॉस्ट फ्री कर ली। तो क्या वही सिचुएशन आगे बनी रहने वाली है क्या? सर एडजस्टेड प्राइस पे आप देखेंगे तो 80 रुपए से 520 गया था। हाँ। वहां पे क्लाइमेटिक मूव हुई है, और ये क्लाइमेटिक मूव पूरा फिल करने जब तक 318 रुपए नहीं आ रहा है तब तक वापस से बेस बनना स्टार्ट नहीं होगा। तो मेरे को लग रहा है एक बार 318 रुपए तक आ सकता है, इसलिए मैं ओवरऑल जो पुराने सरकारी विनर्स हैं मैं इनको अवॉइड करके चल रहा हूँ। जैन साहब, एक कश्मकश वाला सवाल है आपके लिए। इन्होंने पूछा, एक तो आपके प्रशंसक हैं, तो पूछ ये रहे हैं कि जैन साहब कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड बता दीजिए, आइडिया है आपको? अच्छा देखिए, अभी चूंकि मैं पुरानी इससे इनकम टैक्स स्कीम से निकल के इस साल से नई इनकम टैक्स स्कीम में रिटर्न फाइल करूंगा, तो अब वो बंदिश मेरे ऊपर नहीं रह गई है कि मेरे को ईएलएसएस करना है। तो आज ही, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट से अपनी ईएलएसएस की एसआईपी बंद कराई है, और एचडीएफसी स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट कराई है। तो क्योंकि वेल्थ हमेशा स्मॉल कैप में बनती है, तो मैं स्मॉल कैप का, एक्सिस का स्मॉल कैप और एचडीएफसी का स्मॉल कैप, दोनों में आधा आधा पैसा डाल के एसआईपी स्टार्ट किया हूँ। तो आप भी इसी में कर सकते हैं। चलिए, तो आपको म्यूचुअल फंड भी जैन साहब ने बता दिया, बिटकॉइन भी बता दिया, शेयर भी बता दिया। तो अब ये सब तो बताते रहते हैं, लेकिन अब उनकी इंडिविजुअल पिक कौन सी है उसका भी समय आ गया, जान लेते हैं चुन चुन के। जैन साहब, चुन चुन के लिए आज आपने क्या चुना?
सर एग्जैक्टली ट्रेडिंग कॉल नहीं रहेगा, लेकिन अगर मोमेंटम प्ले करना है तो एक पराग मिल्क देख सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। पराग मिल्क 184-85 में बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऊपर में करीब करीब टारगेट पकड़िए कि 205 रुपए मिल सकता है, तो पराग मिल्क एक देख सकते हैं। और दूसरा अभी हमने जो स्टॉक डिस्कस किया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये पुल बैक लेके हायर लो बना रहा है, तो किसी को लेना है तो 300 रुपए पे ले सकता है। 360 का जो ऑल टाइम हाई है वो ना सिर्फ टच करेगा बल्कि उसको ब्रीच करेगा। तो ये दो स्टॉक अभी अच्छे लग रहे हैं क्लाइंट्स को। यही दो स्टॉक अभी हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में रिकमेंड किए हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन और एनर्जी सॉल्यूशन तो चल ही रहा है। तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और पराग मिल्क इन दोनों के ऊपर बेट कर सकते हैं। पराग मिल्क 205 रुपए के टारगेट्स के लिए 185 का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे, और साथ साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा दूसरा नाम है जहां पर भी आप खरीदारी करें चल सकते हैं। जाने से पहले जैन साहब एक सवाल और, वो है पारादीप फॉस्फेट को लेकर आफरीदी अंसारी साहब का 102 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, इसमें क्या बने रहे निकल जाएं? सर पारादीप फॉस्फेट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। इसमें बड़ा ब्रेकआउट बना था 127 रुपए पे, तो हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था 127 पे। यहाँ से तो 155 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए टाटा स्टील और रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाकी स्टॉक्स तो देन एंड डेट डिस्क्लेमर मैंने दे ही दिया था कि क्लाइंट के फैमिली के जिसके पोर्टफोलियो में है, तो हम ऑन द लॉन्ग साइड ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ से तेजी दिख रही है। रिलायंस और टाटा स्टील ये दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए।